वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसके बारे में। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था टैक्स के बारे में कि टैक्स होता क्या है, टैक्स क्यों लगाया जाता है और टैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। ये इनकम पे लगता है और ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर का, मतलब जो जितना कमाएगा उसके हिसाब से उसको टैक्स देना होगा। और इनकम टैक्स में जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स होता है और जो लायबिलिटी टू पे टैक्स होता है वो दोनों सेम पर्सन पे होता है, यानी कि कमाने वाला ही टैक्स पे करेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट पिंच भी कहते हैं क्योंकि उसमें उसको चोट डायरेक्ट लगती है। और इसके अंदर में क्या क्या आते हैं, इसके अंदर में आते हैं आपके इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ऑलमोस्ट खत्म होने का मतलब कि अब उसको हम सब्स्यूम कर लिए हैं इनकम टैक्स के अंदर में, जो इतने भी उसके प्रोविजंस थे वो इनकम टैक्स के अंदर में सब्स्यूम हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने देखा था, इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोगों ने देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनडायरेक्टली पिंच करता है, मतलब कि उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं, मतलब असर का मतलब वो हमको फील नहीं होता है। ठीक, कि हम टैक्स पे कर रहे हैं हमको पता भी नहीं चलता है। सोचो तुम एक छोटा सा, अगर तुम अभी एक चॉकलेट खाते हो या तुम लोग अगर कोई भी मोबाइल यूज करते हो तो तुम उसमें टैक्स पे कर चुके हो, लेकिन तुमको उसके बारे में पता नहीं चल पाता है कि तुमने कितना एक्चुअल टैक्स पे किया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। मतलब एक छोटा सा अगर आप टॉफी भी खाते हो, उस टॉफी पे भी आपने टैक्स पे कर दिया लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो इसका डायरेक्ट पिंच मुझे नहीं लगता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और लायबिलिटी टू पे टैक्स दोनों अलग अलग होती है, यानी कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और पे होगा और लायबिलिटी टू पे किसी और की होगी। इसमें हम अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके अंदर में क्या आते हैं, इसके अंदर में आते हैं स्टेट एक्साइज एक्ट, इसके अंदर में आता है कस्टम ड्यूटी और इसके अंदर में आता है तुम्हारा जीएसटी। ठीक, इतनी चीजें हमको इनडायरेक्ट टैक्स में आई थी। आज हम लोग उसको और फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि किसी भी एक्ट में आप कोई भी एक्ट पढ़ना, किसी भी एक्ट में जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो सेक्शन 2 वाला पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेलेवेंट होता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए होते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। ओके, चल, तो सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम टैक्स के बारे में। तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि सबसे पहली बात क्या बोला है कि इनकम टैक्स जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। ओके, चार्ज बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसके द्वारा चार्ज होगा, यानी कि चार्जिंग अथॉरिटी किसके पास है, चार्जिंग अथॉरिटी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। यानी कि मैं कल जा करके आपसे बोलूं कि चलो इनकम टैक्स दो, तो तुम हमको कहोगे भैया यहाँ से निकल लो धीरे से। मैंने बोला क्यों, कहोगे कि आप चार्जिंग अथॉरिटी नहीं है, यानी कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का, यानी कि टैक्स चार्ज करने की या टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी किसको दी गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई है। उसके अलावा और कोई डिपार्टमेंट आपसे टैक्स नहीं चार्ज या कलेक्ट कर सकता है। ठीक, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। कौन चार्ज करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको चार्ज करती है। ऑन द इनकम, किस पे चार्ज होगी, इनकम टैक्स आपकी चार्ज होगी आपके इनकम पे। इनकम टैक्स किस पे चार्ज होगी, आपके इनकम पे। अब ये इनकम क्या होती है इसके बारे में हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। अर्न्ड बाय द एसएससी, किसके द्वारा अर्न की गई है, अर्न्ड बाय द एसएससी। अभी एसएससी क्या होता है चर्चा करेंगे। ठीक, यानी कि हमें इनकम के बारे में देखना है और हमको एसएससी के बारे में देखना है। डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स, कौन चार्ज करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलावा और कोई चार्ज नहीं कर सकता है। किस पे चार्ज होगा, इनकम पे होगा, और इनकम किसकी होगी, एसएससी की होगी। ठीक है, इन द प्रीवियस ईयर, किस साल कमाया होगा, प्रीवियस ईयर में। अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, प्रीवियस ईयर मतलब साल भर में कितनी इनकम कमाया होगा। एट द रेट्स एंड स्लैब डिसाइडेड अंडर द फाइनेंस बिल, एट द रेट्स एंड स्लैब, रेट क्या होगी और किस स्लैब तक टैक्स कटेगा, जैसा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से क्या होगा आपके ऊपर रेट, उस रेट के हिसाब से लगेगा या उस टैक्स स्लैब में आप
के हिसाब, आपके हिसाब से, इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। ठीक, कहां वो डिसाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये अक्सर पूछा जाता है, कहां पे डिसाइड होगा, फाइनेंस बिल में। यानी कि ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में नहीं लिखा गया, बल्कि कहां लिखा गया, फाइनेंस बिल में। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर फाइनेंस बिल तो नाम सुना सुना लग रहा है। मैंने कहा कि जब बजट पास होता है ना, तो जो बजट पास होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंस बिल। जब कोई भी चीज ड्राफ्ट होती है तो वो बिल के रूप में ड्राफ्ट होती है, और वही बिल जब पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है, दोनों हाउस से पास होगा और प्रेसिडेंट की मुहर लग जाती है, काम करना। तो ये फाइनेंस बिल जो होता है वो हर साल पेश होता है। आपको पता होगा हर साल हम लोग क्या तैयार करते हैं, बजट। तो जो बजट होता है वो हर साल पेश होता है। तो जो टैक्स की रेट और स्लैब भी डिसाइड होगा वो किस में डिसाइड होगा, फाइनेंस बिल के अंदर में डिसाइड होता है, ना कि इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये बात आप अपने दिमाग में एकदम याद रखना कि इनकम टैक्स का जो रेट होगा, जो स्लैब होगा, वो कहां डिसाइड होगा, फाइनेंस बिल में डिसाइड होता है, जो हर साल हम लोकसभा और राज्यसभा में क्या करते हैं, एज बजट के समय, एज अ बजट के समय हम क्या करते हैं, एज अ बिल जिसको ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो रेट एंड टैक्स कहां डिसाइड होता है, फाइनेंस बिल में, ना कि इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक, चलिए तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इनकम टैक्स क्या होती है, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है, कौन चार्ज करता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी चार्ज करती है। किस पे चार्ज होगा, आपके इनकम पे चार्ज होगा। किसकी इनकम पे होगी, एसएससी की इनकम पे होगी। एसएससी कब कमाया होगा, प्रीवियस ईयर में कमाया होगा। किस रेट से लगेगा, तो जो रेट और स्लैब डिसाइड करेगा कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनके फाइनेंस बिल में, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकम टैक्स। सर ये जो आपने वर्ड पे अंडरलाइन किया है, इनकम पे, एसएससी पे, प्रीवियस ईयर पे, इन सब के बारे में हमको थोड़ा बताइए। मैंने कहा बस सब्र करो, हम लोग एक एक करके सारी चीज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले आओ मेरे साथ सारे बच्चे चलेंगे डेफिनेशंस में। आई होप सभी के पास बुक है, और जिसके पास बुक नहीं भी है वो परचेज कर लेगी, और नहीं भी है तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। किसकी बात करते हैं, एसएससी। एसएससी क्या होता है, तो ध्यान से सुनना क्या लिखा है। The term assessee includes the following person under section 2 subsection 7. Assessee includes following person इतने लोगों को वो इंक्लूड करता है, किस सेक्शन में, सबसेक्शन सॉरी 2 सबसेक्शन 7। 2 सबसेक्शन 7 के अंदर में हमने एसएससी को क्या किया है, डिफाइन किया, सॉरी पर्सन को डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा अब उसमें है तुम्हारा पहला बोला है वन हु पेज इनकम टैक्स। वन हु पेज इनकम टैक्स, एसएससी कौन होता है, वो व्यक्ति जो इनकम टैक्स पे करता है। कितना आसान है। अच्छा, और इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम अर्न्ड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर, या फिर लायबल होगा इनकम टैक्स पे करने के। या तो इनकम टैक्स पे कर दिया, अगर तुमने इनकम टैक्स पे कर दिया तो तुम एसएससी बन गए, या तुमने अभी टैक्स नहीं पे किया है फिर भी तुम लायबल हो, यानी कि तुम लायबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गई कि तुम्हें टैक्स पे करना है, तो तुम क्या बन गए, एसएससी। या तो मैंने टैक्स पे कर दिया, नहीं भी पे किया है, तो जो जिसके ऊपर लायबिलिटी आ गई वो भी क्या हो जाएगा, एसएससी मान लिया जाएगा। ठीक है, या तो जो इनकम टैक्स पे करता है, या तो जो इनकम टैक्स पे करता है, या फिर जिसके ऊपर लायबिलिटी आ गई कि आपको इनकम टैक्स पे करना है। ठीक है, the one who is liable to pay any other amount such as interest and penalty along with income tax। हमको इनकम टैक्स बोला गया पे करो, हम टाइम पे नहीं किए, उसने मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया, उसने मेरे ऊपर पेनाल्टी लगा दी, तो मैं बीइंग एन एसएससी, मैंने इनकम टैक्स पे करना था मुझे, तो जो इनकम टैक्स मैं पे कर रहा हूं और उसके साथ में अगर मैं इंटरेस्ट भी देता हूं और अगर मैं पेनाल्टी भी पे करता हूं, तो अगर मैं इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी पे कर रहा हूंगा तो मैं भी एसएससी कहलाऊंगा। आगे बात सुनिए, या तो मैं इनकम टैक्स पे कर रहा हूं या लायबल टू पे हूं, लायबिलिटी है मेरे ऊपर, तो भी हो जाएंगे एसएससी, या फिर मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया गया है या पेनाल्टी लगा दिया गया, क्यों, क्योंकि मैंने टाइम से इनकम टैक्स पे नहीं किया था, तो भी मैं क्या बन जाऊंगा, एसएससी बन जाऊंगा। ठीक, यस सर। तीसरा, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट टू हुम एनी प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम।
कोई भी ऐसा व्यक्ति या वो हर एक व्यक्ति जिसके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटी ने प्रोसीडिंग चला दी असेसमेंट की, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने बोला बेटा तुम्हारा असेसमेंट होगा, मुझे कुछ झोल झाल लग रहा है, मुझे कुछ क्या लग रहा है, झोल झाल लग रहा है, तुम्हारा हम असेसमेंट करेंगे, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर किसी भी व्यक्ति का असेसमेंट करता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एसएससी कहते हैं। पहला क्या होगा, वो जो व्यक्ति इनकम टैक्स पे करता है या जिसके ऊपर लायबिलिटी है वही पे करने की। दूसरा एसएससी वो व्यक्ति होता है जिसने इंटरेस्ट और पेनाल्टी जिसके ऊपर चार्ज की गई है इनकम टैक्स के साथ में, तो अगर वो इंटरेस्ट और पेनाल्टी पे करता है तो भी वो एसएससी हो गया। या तीसरा वो हर व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि बेटा तुम्हारा असेसमेंट होना चाहिए या असेसमेंट किया जा रहा है, तो अगर असेसमेंट किया जा रहा है तो आप क्या बन जाएंगे, एसएससी बन जाएंगे। ठीक है। चौथा, a person who is deemed to be an SSC, deemed to be an SSC, deemed to be an SSC, a person is deemed to be SSC, इसी को हम लोग डीम्ड एसएससी बोलते हैं। अब ये डीम्ड का मतलब होता है काल्पनिक, मान लिया जाना। आप एसएससी हो नहीं लेकिन मान लिया जाता है कि आप एसएससी हो। आप एसएससी हो नहीं लेकिन मान लिया जाता है कि आप क्या हो, एसएससी हो। अच्छा, अब ये क्या होता है, सपोज, यहां सुनना, आओ मजेदार बात से देखते हैं। ये व्यक्ति थे एक्स, ये व्यक्ति है एक्स, ठीक है, ये व्यक्ति कौन है, एक्स, ठीक। एक्स ने कोई इनकम कमाई थी और इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ रहा है चल के इसके पास, एक्स के पास, कि बेटा तुमने इनकम कमाई है, टैक्स तो बनता है। जैसे ही इनकम लेने आ रही है, देख रहा है कि एक्स के घर में बहुत सन्नाटा फैला हुआ है, एकदम सन्नाटा फैला हुआ है। सन्नाटा क्यों फैला हुआ है, क्योंकि इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। ओ माय गॉड, इनकी क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई, ठीक, अगरबत्ती मिला, इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और ये अच्छे खासे आदमी क्या हुए, चल बसे, ठीक। एक्स आया, एक्स ने कहा अरे ये तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया, कहा अरे एक्स तो इनकम कमाए थे, मुझे इनकम टैक्स चाहिए। एक्स का बेटा वाई था, वाई ने बोला आपको टैक्स चाहिए, इनकम टैक्स ने बोला हाँ मुझे टैक्स चाहिए क्योंकि इसने इनकम कमाई थी। तो वाई बेचारा मासूमियत से भोला बन करके बोला कि अगर आपको टैक्स चाहिए तो आपको भी कहां जाना पड़ेगा, अगर आपको टैक्स चाहिए तो आपको भी कहां जाना पड़ेगा, ऊपर। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी कहां जाना पड़ेगा, ऊपर, इससे टैक्स देने। बताओ ये पॉसिबल है क्या, टैक्स देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी ऊपर जाना पड़ेगा? तो उस केस में बोला गया कोई बात नहीं बेटा, इनकम का मजा तो तुम लोगे ना, भाई बेटा इनकम जो एक्स ने कमाई है उसका मजा तुम लोगे, तो एक काम करो वाई चुपचाप से तुम ही क्या दे दो, टैक्स दे दो। जल्दी से बताओ, वाई ने इनकम कमाई थी? नहीं, वाई ने इनकम नहीं कमाई थी, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि ये इनकम किसने कमाई है, वाई ने, और वाई चुपचाप से क्या पे कर देगा, टैक्स। तो जब एसएससी होता नहीं है लेकिन ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस हो जाता है जिसकी वजह से वाई जो है यानी कि ये व्यक्ति जो है वो एसएससी बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीम्ड एसएससी। क्लियर है? तो डीम्ड एसएससी का मतलब वो एसएससी जो एक्चुअल में एसएससी है नहीं लेकिन उसको एसएससी मान लिया गया है। माइनर केस में जो उसका लीगल गार्जियन होगा, ठीक, तो वो उसका क्या हो जाएगा, डीम्ड एसएससी हो जाएगा। यानी कि माइनर पे तो टैक्स लगता नहीं है, तो अब माइनर की इनकम पे टैक्स कौन देगा, तो माइनर की इनकम पे टैक्स कौन देगा, जो उसका लीगल गार्जियन होगा। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, डीम्ड एसएससी। इज दैट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक। तो पहला नंबर क्या पड़ा, वो व्यक्ति जो टैक्स पे करता है, दूसरा या लायबिलिटी टू पे है टैक्स पे करने की, दूसरा क्या होता है जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इसके ऊपर लगाई गई है उस व्यक्ति को भी हम लोग कहते हैं एसएससी। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो हर व्यक्ति जिसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि बेटा तुम्हारा भी असेसमेंट होगा, तो अगर मुझे लगता है कि तुम्हारा असेसमेंट होना चाहिए तो तुम मेरे क्या बन जाओगे, एसएससी। और चौथा हमारा हम लोगों ने क्या पढ़ा, डीम्ड एसएससी, ठीक।
अब आते हैं लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है a person who is deemed to be an SSC in default, SSC in default, SSC in default, गलती से बन गया SSC। इसको जानने के लिए ना, हालांकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे, जब आगे की हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ, क्या पता आप लोग को समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, थोड़ा ऊपर जाएगा, कोशिश करना समझने की। अगर मान लो सपोज कोई इनकम है जो इस व्यक्ति को देनी है, ठीक, लेकिन सरकार कहती है कि अगर तुमको इसको वो इनकम देनी है तो उसके हाथ में हम टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि यहीं पे हम क्या ले लेंगे, टैक्स ले लेंगे, ठीक। तो इस व्यक्ति से ना लेकर के टैक्स, इस व्यक्ति से क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। एक काम करते हैं, देखो एकदम बेसिक तरीके समझते हैं, ठीक है। अब चूंकि अब हम लोग को पढ़ना ही है ना, एक काम करते हैं अच्छे से पढ़ने, ठीक। हालांकि इसको आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, बट थोड़ा बहुत हम लोग टीडीएस का कंसेप्ट देंगे, टीडीएस होता है, ठीक। आओ देखो, ये है नल, ठीक, और ये नल में लगा हुआ है पाइप, जानते हो, ये नल है और नल में क्या लगा है, पाइप, और पाइप में यहाँ पे छेदा है, पानी निकल रहा है, यहाँ पे छेदा है, पानी निकल रहा है, और यहाँ पे छेदा है, पानी निकल रहा है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सर हम तुरंत से सेलो टेप लाएंगे और इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे। सर जैसे ही हमको सेलो टेप मिलेगा या कुछ भी इसे बांधने को मिलेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बांधेंगे, फिर इसको बांधेंगे, फिर इसको बांधेंगे। मैंने कहा वेरी वेरी बैड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नल को बंद करेंगे। क्यों नल को बंद करते हैं? क्योंकि नल से ही पानी निकल रहा है, इसका मतलब पहले तो नल को बंद करना होगा ताकि मेरी पानी की वेस्टेज ना हो। इसका मतलब कि सबसे पहले मैंने नल को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि यही तो सोर्स है, यही तो सोर्स है, तो क्यों ना सोर्स पे ही बंद कर दे। ये तो लॉजिक हो गया नॉर्मल। अब समझते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा क्यों करता है। क्या होता है, कंपनी जो है वो लोगों को डिविडेंड बांटती है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठीक, सबको क्या बांटती है, डिविडेंड बांटती है। ऐसे करके तुम लोग के जैसे 1000 लोग होते लाइन में से खड़ा रहता है, हमको दे दो हमको दे दो, ठीक, सब लाइन में खड़े हैं, मुझे क्या दे दो, डिविडेंड दे दो, मुझे क्या दे दो, डिविडेंड दे दो। अब सोचो इसको भी इनकम होगी, इसको भी इनकम होगी, इन सबको इनकम हो रही है, इन सबको इनकम हो रही है, इन सबको इनकम हो रही है। अब ऐसे 1000 लोग होंगे। अब क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबके घर पे जाके से नॉक करेगा, टक टक टैक्स दे दो, फिर टक टक टैक्स दे दो। सोचो अगर ऐसे 1000 लोग होंगे तो 1000 लोग के घर जा जा करके टैक्स मांगो कि इनकम हो या टैक्स दे दो, वो लॉजिक सही है? या जहां से निकल रहा है यहीं पर टैक्स लगा दो। अगर हम यहीं पे टैक्स लगा देते हैं और इनके पास अब हाथ में जा रहा है, इसका मतलब कि इनके पास पहले से टैक्स कटी हुई इनकम आ रही है। तो अगर टैक्स कटी हुई इनकम आती है इन लोग के पास और ये व्यक्ति जो जहां से सोर्स है वहीं से टैक्स लगा दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि मैंने जहां से सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से इनकम निकल रही है वहीं पे मैंने क्या लगा दिया, टैक्स। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से निकल रहा है वहीं पे क्या लगा देना, टैक्स, ताकि अब इनके हाथ में वो इनकम पर टैक्स ना लगे, बल्कि जहां से इनकम निकल रही है वहां पे क्या लग जाए, टैक्स लग जाए। सर इसमें एसएससी इन डिफॉल्ट कहां आया? मैंने कहा अभी तक कहीं नहीं आया। देखो कहां से आता है। अब क्या है, ये आदमी को जमा करना होता है टीडीएस का पैसा, कहां, सरकार के खाते में। ध्यान से मेरी बात सुनना। अच्छा पहले ये बताओ एसएससी कौन है, ये है कि ये है?
पहले दिक्कत यहाँ फंसती, इनकम किसको हो रही है? सर इनकम तो इसको हो रही है, इसको हो रही है, इसको हो रही है, इसको हो रही है, इसको हो रही है। इनकम किसको हो रही है? इसको। अगर इनकम इसको हो रही है तो एसएससी भी कौन? सर एसएससी ये यानी कि ये लोग एसएससी हैं और इन्होंने बहुत मासूमियत से, बहुत भोलेपन से इन्होंने अपने इनकम पे क्या पे कर दिया? टैक्स। ये एसएससी थे और इन्होंने अपने इनकम पे भी क्या पे कर दिया? टैक्स। और टैक्स काट के किसको दे दिया? इस बड़ी कंपनी को, इस बड़ी कंपनी को, इस बड़ी कंपनी के को क्या मिल गया? टैक्स कटा हुआ सबका। यानी इसके पास इस झोली में, ये जो झोली है इसमें क्या रखा है? टैक्स रखा हुआ है, कटा हुआ सबका। ठीक, इस झोली में क्या रखा हुआ? इन सबका टैक्स कटा हुआ। और ये टैक्स कहां जाना चाहिए? सरकार के पास। तो जल्दी से बताओ एसएससी कौन? सर एसएससी ये 6 लोग हैं या 1000 लोग हैं जिनका टैक्स कट गया है। अब ये व्यक्ति इतना दुराचारी है, इतना दुराचारी व्यक्ति है कि इसके दिमाग में से शैतान बना दिया। इसकी खोपड़ी में, दिमाग में आइडिया आया, मैं क्यों टैक्स जमा करूं, मैं नहीं करूंगा। जब टैक्स ले लिया और सरकार के पास जमा नहीं किया, गवर्नमेंट के पास जमा इसने नहीं किया। सरकार आंखें फैला करके खड़ी है कि मुझे टैक्स आ रहा है, लेकिन ये व्यक्ति टैक्स नहीं दे रहा है। जल्दी से बताओ कसूरवार कौन? किसको दोषी बनाना चाहिए, किसको दोष देना चाहिए? क्या इन मासूम को टैक्स देना दोषी बनाना चाहिए या इस व्यक्ति को दोषी बनाना चाहिए? बोला गया बेटा तुम दोषी हो। कौन हो? तुम दोषी। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ईमानदारी से तुमको टैक्स दे दिए। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम ये टैक्स कहां जमा करो? सरकार के पास। क्या ये एसएससी है? नहीं। एसएससी कौन थे? ये थे। लेकिन लायबिलिटी टू पे टैक्स किसके पास था? अब इसके पास लायबिलिटी टू पे गवर्नमेंट के पास टैक्स किसकी थी? इस व्यक्ति की थी। तो ये व्यक्ति बन जाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। ये व्यक्ति क्या बन जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। यानी कि अब गवर्नमेंट किससे टैक्स मांगेगी? इससे मांगेगी, ना कि इन लोगों से। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। आई गेस कहानी क्लियर हुई होगी आप लोग को, थोड़ी पिक्चर। सर एक बार क्विक रिवीजन। मैंने कहा ठीक है, कंपनी जो होती है वो डिविडेंड बांटती है, डिविडेंड इन लोगों की इनकम है, तो उस इनकम पे क्या लगेगा? टैक्स। इन लोगों ने ईमानदारी से अपना टैक्स किसको दे दिया? इसको, क्योंकि कंपनी इनके इनकम पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दी है? टैक्स। टैक्स काट के वो अपना झोला भर ली और ये झोला किसके पास जमा होगा? सरकार के पास। कौन जमा करेगा? ये व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने तो टैक्स ले लिया, अब मैं जमा नहीं करूंगा गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट किसको गुनहगार समझेगी? गुनहगार समझेगी इस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि तुमने बेटा टैक्स लेकर के जमा नहीं किया। तो इस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? एसएससी इन डिफॉल्ट। बिल्कुल क्लियर है? आई गेस एकदम क्लियर हो गया एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है और डीम्ड एसएससी क्या होता है। और इस तरीके से आपकी एसएससी की डेफिनेशन खत्म। क्विक रिवीजन करें? यस सर। एसएससी वो व्यक्ति होता है जो या तो टैक्स पे करता है या जिसके ऊपर लायबिलिटी होती है टू पे टैक्स। दूसरा, या तो इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी उसके ऊपर लगा दी गई कि तुम बेटा टैक्स के साथ इंटरेस्ट और पेनाल्टी भी दो। तीसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि चल बेटा तुम्हारा हम असेसमेंट करेंगे। चौथा, डीम्ड एसएससी यानी कि लीगल हायर या फिर माइनर केस में जो उसके लीगल गार्जियन होंगे वो लोग। और लास्ट हम लोग क्या पढ़े? एसएससी इन डिफॉल्ट यानी कि ये वाला केस जहां पे वो एसएससी था नहीं, लेकिन उसने ऐसा कुछ कारनामा कर दिया जिसकी वजह से वो क्या बन गया? एसएससी इन डिफॉल्ट। क्रिस्टल क्लियर है? पक्का? गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, फटाक से हम लोग खत्म करेंगे। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? सुन लो। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें हम इनकम कमाते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो इनकम जिसमें हम इनकम कमाते हैं, वो ईयर जिसमें हम इनकम कमाते हैं। ठीक? और इसी से मिलता जुलता इसका भाई होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर
असेसमेंट ईयर वो ईयर होती है जिसमें आपकी कमाई हुई इनकम को एसेस किया जाता है, चेक किया जाता है और उसके बाद से आपका टैक्स निकाला जाता है। यानी कि इस साल जो हम इनकम कमाते हैं 31 मार्च तक, 31 मार्च मान लेते हैं 2020 तक जो हम इनकम कमाए हैं, कब से 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में जो मैंने इनकम कमाई है उसका असेसमेंट कब होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 21 के बीच में। हालांकि इसके बीच में नहीं होता, लेकिन हम चर्चा करेंगे। तो ये ईयर हम क्या मानेंगे? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है वो ईयर जिसमें हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें हमारे जो कमाई हुई इनकम थी उसको असेस किया जाता है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है और उस पे हमको टैक्स क्या करना होता है? पे करना होता है। यानी कि मैंने साल भर इनकम कमाई, 31 मार्च खत्म हो गया, सरकार मेरे ऊपर आके खड़ी हो गई, कह रही कि बेटा बताओ कितना कमाए। हम कह कि रुको, हमको 2-3 महीने का समय दो, हम बता रहे हैं क्या क्या कमाए। उसने बोला ठीक है, तो 2-3 महीने का समय दिया और उसके बाद से हमने जो सारा चीज निकाला कि कितनी इनकम कमाई, कहां से कमाई, कैसे कमाई, वो सारा ब्यौरा जो हम देते हैं, और उसी ब्यौरे को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो मेरा टैक्स असेस करती है उसी को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। यानी कि जिस साल मेरा इनकम पे असेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, और जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। सारे बच्चे अपनी किताब देखेंगे फटाक से। सारे बच्चे जब अपनी किताब देख रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर कुछ और दिया होगा और असेसमेंट ईयर कुछ और दिया होगा। प्रीवियस ईयर का मतलब कि 31 मार्च 2020 तक आपका प्रीवियस ईयर था, और 1 अप्रैल 2020 से यानी 20-21 आपका असेसमेंट ईयर है। तो जिन बच्चों को 20-21 की बुक मिल गई है वो कंफ्यूज मत हो, 20-21 आपका असेसमेंट ईयर होगा और 19-20 आपका क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर। ठीक, कोई समस्या? यानी कि प्रीवियस ईयर वो ईयर जिसमें हम इनकम कमाते हैं और असेसमेंट ईयर वो ईयर जिसमें हम उस पर टैक्स पे करते हैं, और ये चलता रहता है निरंतर। ठीक, क्योंकि इस साल के लिए फिर ये प्रीवियस ईयर बन जाएगा और इसका अगला ईयर क्या बन जाएगा? असेसमेंट ईयर। कोई दिक्कत नहीं सर। तो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर भी देख लिया। The term previous year refers to that financial year. The term previous year refers to that financial year 1 अप्रैल से 31 मार्च that has ended just before the assessment year. That has ended कब खत्म हुआ? Just before the assessment year. ठीक है? हाँ सर। और उसके बाद से एग्जांपल दिया हुआ है कि ये है वो है फलाना ढिमाका, छोड़ दो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर हम लोगों ने असेसमेंट ईयर देख लिया, हम लोगों ने असेसी देख लिया और हम लोगों ने प्रीवियस ईयर भी देख लिया। अच्छा, एक्सेप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, अच्छे से याद रखना। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी हम समझ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम अभी उसको छोड़ रहे हैं कुछ देर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्सन, कि पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, ओके, हम लोगों ने देख लिया असेसी क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया प्रीवियस ईयर क्या होता है, और हम लोगों ने देख लिया असेसमेंट ईयर क्या होता है। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट इज पर्सन, पर्सन क्या होता है। ओके, पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन कौन कौन होता है, कौन है ये पर्सन? पहला बोला है कि इंडिविजुअल, मैं और आप, हम और आप इंडिविजुअल हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ, जो कि हिंदू लॉ के अंदर में गवर्न होता है, मिताक्षरा और दया भागा आप लोगों ने पढ़ा होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये लोग क्या है? दूसरे पर्सन। पहले क्या थे? इंडिविजुअल, और दूसरे क्या है? एचयूएफ। तीसरा है आपका कंपनी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, आपने पूरा डेफिनेशन पढ़े हो। फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है पर्सन। नेक्स्ट है हमारा एओपी, और उसके बाद से दिया हुआ है बीओआई। एओपी और बीओआई, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, और इसमें काफी हद तक कंफ्यूजन लगी रहती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जल्दी बताओ पर्सन में कौन कौन आते हैं? सर पर्सन में आते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, ये लोग पर्सन होते हैं। अगर हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करें यानी कि इन्हीं का समूह, यानी कि अगर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ और कंपनी मिल करके एक बॉडी खोलते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि इंडिविजुअल आया और कह रहा है पार्टनरशिप फर्म वाले से आओ हम लोग मिल जाते हैं। इंडिविजुअल आया और किससे मिलता है, पार्टनरशिप फर्म से, और क्या बनाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पार्टनरशिप फर्म आया और कहता है कंपनी वाले से कि आओ हम लोग मिल जाते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल कंपनी से मिल जाता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि एक व्यक्ति पर्सन की जो डेफिनेशन में आते हैं वो दूसरे पर्सन से अगर मिल के कोई चीज बनाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और अगर यही इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बनता है, यानी कि इंडिविजुअल इंडिविजुअली से मिलता है और ना वो पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहता है ना ही वो कंपनी खोलना चाहता है, तो वो क्या खोल सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है और दूसरा इंडिविजुअल है, ये दोनों मिलते हैं लेकिन ये कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं खोलना चाहते हैं, कोई जॉइंट वेंचर नहीं खोलना चाहते हैं, कोई कंपनी नहीं खोलना चाहते हैं, कोई एचयूएफ में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो वहां पे क्या खोल सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आगे बात समझे। एओपी का मतलब इंडिविजुअल पार्टनरशिप से मिल गया, पार्टनरशिप कंपनी से मिल गया, कंपनी एचयूएफ से मिल गया, तो वो क्या बन गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब दो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि और किसी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी नहीं खोलना चाहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी आपको पता ही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, कोई भी लोकल अथॉरिटी आ गई जो आज जिसको बोलते हैं नगर निगम, ये सब किसमें आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब किसमें आएगी, आपकी लोकल अथॉरिटी में आ जाएगी। ठीक, फिर है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनको जुरिस्डिक्शन में, यानी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट के थ्रू आपको पर्सन बना दिया। ध्यान से बात सुनना, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिसको कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो है पर्सन इनके बिहाफ पे, आगे बात सुनिए, तो ऐसे किसी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे किसी पर्सन को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कि वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट, साईं बाबा का ट्रस्ट, या कोई एसोसिएशन ऐसा जो कि किसी के बिहाफ पे वर्क करते हैं, कोई भी ट्रस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको हमने जुडिशियल कस्टडी दे दी है, कस्टडी नहीं कहेंगे, जुडिशियली क्या देखरेख करने को दे दिया कि आपके पास इनकी क्या है, कोर्ट के हिसाब से आप उनको अपने पास रख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सब थोड़ा इसको क्लियर कीजिए हम क्या। अच्छा, इसके लिए तुमको एक छोटी सी कहानी पढ़नी पड़ेगी, बहुत दुख भरी कहानी है, पता नहीं तुम लोग इसको सुन भी पाओगे कि नहीं, खैर चलो। एक परिवार तो बहुत खुशी सुखी परिवार था, ठीक ठीक, सुखी परिवार, ठीक, और ये है मिस्टर और ये है मिसेस एक्स, ठीक, और इनका एक छोटा सा बच्चा था जो अभी चल भी नहीं पाता था, ठीक, रेंगता था, ठीक, ये इनका छोटा सा एक बेबी था, ठीक, बहुत छोटा सा था, ठीक। अच्छा, क्या हुआ, ये अपने बेबी को घर पे रख के गए थे कहीं घूमने के लिए और अचानक से इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ये दोनों की दोनों लोग शहीद हो गए। ओ माय गॉड, इन दोनों लोग की दुखद मौत हो गई, दुखद मृत्यु हो गई। ये दोनों लोग जा रहे थे किसी सड़क से और एक सड़क हादसे में इन दोनों लोग की दुखद मृत्यु हो गई। अब सोचो ये छोटा बच्चा रो रहा है, ठीक, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं। इनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, फिलहाल भी 10 लाख रखते हैं, 10 लाख रुपए की संपत्ति थी।
अब ये 10 लाख का मालिक तो यही हुआ, लेकिन ये बेचारा क्या पता, इसको अगर नोट मिलेगी तो ये मुंह में खा जाएगा, क्योंकि इसको क्या पता नोट क्या होता है। ये बेचारा छोटा बच्चा है, इसको ये भी नहीं पता कि नोट क्या होता है, नोट को मुंह में डाल के लगा खाने। तो अब मामला फंसा कि इसकी देख रेख कौन करेगा, तो एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया सरकार के द्वारा, हो सकते हैं उनके कोई आई हो, आंटी हो, कुछ भी हो, उनको अपॉइंट किया गया कि अब आप इस बच्चे का देख रेख करेंगे। यानी कि इस व्यक्ति को अपॉइंट किसने किया, कोर्ट ने किया। किसने किया, कोर्ट ने किया कि तुम्हारा काम है इस बच्चे को देख रेख करना और इस बच्चे को बड़ा करना। क्लियर हो गया। यानी कि ये व्यक्ति जो है ये इसका कराएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि ये व्यक्ति जो है वो पर्सन माना जाएगा किसकी निगाह में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की निगाह में। और इस 10 लाख की इनकम को ये यूज कर सकता है। यानी कि अगर मान लो सपोज ये कहीं इन्वेस्ट किया इस 10 लाख की इनकम को, और उस 10 लाख की इनकम से अगर पैसा आया तो पैसा तो इसका होगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है, ये टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो इसके बिहाफ पे इस व्यक्ति को माना जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और इस व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब वो व्यक्ति जो एक्चुअल में तुम नहीं हो, लेकिन हम कह सकते हो कि तुम उसके बिहाफ पे कोर्ट ने तुमको अपॉइंट किया है कि अब तुम इसकी देखरेख करोगे और तुम ही क्या हो जाओगे, इसके जुडिशियल पर्सन कहलाओगे। क्लियर हो गया, यस सर। तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आते हैं, पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब, और आते हैं लास्ट में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आई गेस पर्सन की डेफिनेशन भी आप लोग को क्लियर हो गई। ये इतने व्यक्ति हैं जो अगर इनकम कमाएंगे तो उनके इनकम पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। ओके, सो अब हमारे पास थोड़े बहुत और डेफिनेशंस रह गए हैं, और ये डेफिनेशंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को देखना है जीटीआई क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होती है, और याद रखिएगा एक्सेप्शंस हमको देखना है। किसके एक्सेप्शन देखने हैं, एक्सेप्शंस हमें देखने हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के, ये एक्सेप्शन हमें देखने हैं, और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके।